हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के जो बिहार में लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसके एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के। उसके प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं करवा दूंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आगे कुछ भी समझने से पहले कि आप जर्नल एंट्रीज के बारे में समझें या फिर जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं या फिर लेजर होते हैं, उसको समझने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डबल एंट्री सिस्टम को समझना। जिससे कि हम ये समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या नेचर होता है उनका, कैसे उनमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है, कैसे बुक कीपिंग का काम किया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे इसके सब्सिडरी बुक और लेजर के बारे में। सारी शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग की लाइक से वीडियो की रीच ज्यादा बढ़ती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कि आप जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, एक ऐसे लेन देन जो वित्तीय होते हैं, फाइनेंशियल प्रकृति के नेचर के जो होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, उन्हीं लेन देनों का, उन्हीं ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग की जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका सिंगल एंट्री सिस्टम भी पहले एकहरा लेखा प्रणाली भी होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो ज्यादा प्रचलित है, जो ज्यादा यूज किया जाता है, वो आपकी डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या, एक बार ये समझ लेते हैं। A double entry accounting system refers to the bookkeeping method where two entries are made। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में, यानी कि जो दोहरा लेखा प्रणाली या फिर दोहरा प्रविष्ट प्रणाली होती है, वहां पर जो हम पुस्तपालन, क्योंकि पहले पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग होती है, बाद में अकाउंटिंग की जाती है। क्या होती है अभी हम समझेंगे इसे। तो वहां पर जो एंट्रीज होती हैं वो टू डिफरेंट अकाउंट में की जाती हैं, यानी कि दो अलग अलग खातों में की जाती हैं। एक खाता अलग होता है, अकाउंट अलग होता है, दूसरा अलग होता है। इंडिकेटिंग ऑफ फर्म कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, क्योंकि क्या इंडिकेट करती हैं, किसी भी फर्म के इनफ्लो, कितनी कैश फर्म में आ रही है या फिर कितनी कैश फर्म से जा रही है। द पर्पस इज टू टैली बोथ द अकाउंट्स एंड बैलेंस द क्रेडिट एंड द डेबिट साइड। और इसका क्या उद्देश्य होता है, ये मेनली पर्पस रहता है कि ये टैली करना कि जो अकाउंट्स या बैलेंस हम आएगा निकल करके, उसका क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन assess their overall परफॉर्मेंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये ओवरऑल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसको समझने में हेल्पफुल रहता है। तो ये हो जाएगा आपका डबल एंट्री सिस्टम। अब बात आती है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 13th या 14th सेंचुरी में हो गई थी। और इसका जो मेनली कहाँ से शुरू हुआ या किसे कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो वो आपके हो जाते हैं लूकस पैसिओली, जिन्होंने 1494 में अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसमें दो साइड होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को लेकर के चलने वाली जो प्रणाली है आपकी, वो हो जाती है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरा प्रविष्ट प्रणाली भी इसे बोलते हैं। और अगर बात करें कि इसमें जो दो साइड अभी मैंने आप लोग को बताया, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट हो जाता है। जो डेबिट साइड होता है वो आपके लैटिन शब्द था डेबिटम, उससे बना हुआ था। और इसका जो अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उसके लिए या फिर दे, जिसे इंग्लिश में डू फॉर दैट बोला जाता है। ये एक तरह का डेबिट अकाउंट का एक सिंबल की तरह यूज होता है। और जो क्रेडिट साइड होता है वो लैटिन भाषा के क्रेडल शब्द से बना है, और उसका अर्थ क्या होगा, उसको दे, ड्यू टू दैट। तो ध्यान में रखिएगा, वो वैसे पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है कि डेबिट का क्या मीन है, तो ड्यू फॉर दैट होता है, और क्रेडिट का क्या मीन है, ड्यू टू दैट होता है। ये भी एक तरह का सिंबल की तरह है, डीआर या सीआर शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका सिंबल हो जाता है। तो वो हो जाता है आपका डेबिट और क्रेडिट। अब एक चीज इसमें समझ लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन की भी मैंने बात करी थी, तो इसको पहले भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन या सौदा जो होता है, सबसे पहले इसमें आपका एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो कि स्टेजेस मैंने पहले भी समझाई थी आपको। इसमें आपकी सबसे पहले हम बनाते हैं प्रारंभिक लेखे, जर्नल। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है आपका कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, जर्नल हो जाएगी हमारी। इसे आप प्राइमरी अकाउंटिंग की बुक भी बोल सकते हैं। उसके बाद जर्नल की हम बनाते हैं जो आपकी सब्सिडरी बुक से रखी है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बेसिस सेबल बुक है, बेस पेबल बुक है, कैश बुक है, मेन जर्नल है आता है। उसके बाद हम बनाते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि
जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसका वर्गीकरण किस में किया जाता है, तो वो आपका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो लेजर में किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, सब यही से निकल करके आते हैं। आप लोग जो डिटेल में नहीं समझते चीजों को और एक सीक्वेंस में नहीं समझते, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो लेजर में आता है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर रजिस्टर एंट्रीज की जाती हैं, फिर आपके फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एनालिसिस। तो ये अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट मेन समझ में आ गया होगा इसमें। अब इसमें इतना तो हमें समझ में आ गया कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहते हैं, लेकिन इसमें और जो इम्पोर्टेंट समझने की चीज है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। जब तक ये सारी चीजें हमें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हमें जर्नल समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें उसके बेस को समझना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार, जिसमें हमने बात करी थी कि दो साइड होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं। तो आपके यहाँ पर जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है, व्यक्तिगत खाता, ये भी तीन तरह का है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के रहते हैं और किस नेचर के जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे या किसमें अकाउंट में जाते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आपका आ जाता है स्वाभाविक और व्यक्तिगत खाते होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है, एक व्यक्ति जैसे राम है, श्याम है, कोई व्यक्ति है उसी के नाम से है, तो डायरेक्टली वो आपका नेचुरल हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में वो व्यक्ति है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअल में व्यक्ति है उसका अकाउंट है। दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं उनके जो खाते होते हैं, अब उनकी बात की जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम व्यक्ति कौन से होते हैं, या व्यक्तियों का समूह भी यहाँ पर आपको शामिल किया जाता है। तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, कॉलेजेस हैं, फर्म है, क्लब है या गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, आर्टिफिशियल। एक्चुअल में वो व्यक्ति नहीं है लेकिन उसको व्यक्ति माना जा रहा है। फिर आ जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी भाषा में मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ इसे, कि जब भी जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो इनकम्स होती हैं, उनके आगे अगर आप आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लगा देते हैं तो वो आपके बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड रेंट होगा, या फिर प्रीपेड सैलरी है, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, या फिर इंटरेस्ट अकोर्ड है, या फिर इंटरेस्ट अर्न्ड है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, वो हो जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। उसके बाद आ जाता है रियल अकाउंट होते हैं, वो भी दो तरह के रहते हैं, टैंगिबल एसेट वाले और इनटैंगिबल वाले। टैंगिबल आपको पता ही है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और इनटैंगिबल में कौन से हो जाएंगे, इनटैंगिबल आपके हो जाते हैं जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल है। फिर आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आते हैं लॉस अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे, प्रॉफिट अकाउंट और लॉस अकाउंट। लॉस कौन से है कि जे किसी तरह की कोई हानि हो गई, या फिर जो कोई एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा या फिर इनकम किसी तरह की आ रही है, तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि अगर सिंपल समझना है तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे उनमें आपने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ना लगाइए, तो जितनी भी चीजें आती हैं वो सब आपकी किस में आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। जैसे कि रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारे आपके हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में से पूछता है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए चलते हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कुछ, जिससे कि हमें जो भी अभी तक मैं समझा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में या अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में, तो वो हमको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पैसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसियोली वाज एन इनहैबिटेंट ऑफ फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो अभी हमने ये तो पता है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके जो फादर थे वो कौन थे, या जो जनक थे वो कौन थे, वो लूकस पैसियोली थे। कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इटली के रहने वाले थे। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। व्हेन डिड पैसियोली प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, 1494, 1974, 1484, 1543। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रतिपादन किस सन में हुआ था, तो अभी मैंने आपको बताया ही था किस सन में किया गया था, 1494, 1494। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूकस पैसियोली की दी कंप्यूटेड स्क्रिप्चराइज नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी। इन विच ईयर लूकस पैसियोलीज बुक दी कंप्यूटेड स्क्रिप्चराइज वाज पब्लिश्ड,
1400, 1494, 1594, 1694। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए ही सही, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको आंसर पता होगा इसका। तो किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी उसी सन में प्रकाशित हुई थी जिस सन में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली थी उसके बारे में बताया था, यानी कि 1494 में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज डैश एस्पेक्ट्स 1, 2, 3 और 4। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां पर एक सौदा जो होगा उसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2। इसको अगर समझना है तो इसका भी समझ सकते हैं कि जैसे मोहन है, उसने 500 रुपए सोहन को दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सौदा हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पैसे को देने वाला है और दूसरा उस पैसे को लेने वाला है, यानी कि एक गिवर है और एक रिसीवर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सौदा जो होगा, ट्रांजैक्शन जो होगा, उसके दो साइड हो जाएंगे, एक होगा कैश का जाना और एक दूसरा हो जाएगा मोहन द्वारा उस कैश को रिसीव करना। जिसकी जो एंट्री की जाएगी, एक साइड डेबिट हो जाएगा, एक साइड क्रेडिट आएगा, इसीलिए इसके दो साइड होते हैं, दो पक्ष माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालन की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स लेखा पुस्तकों के दो सेट्स में प्रविष्टि, एंट्री इन टू सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टि, एंट्री फॉर द टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, दो तिथियों पर लेखा करना, एंट्री एट टू डेट्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें जो आपकी पुस्तकालय यानी कि बुक कीपिंग हम करते हैं उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब उससे आशय होता है? तो यहाँ पर दो सेट्स में प्रविष्टि नहीं होती, ना ही दो अलग अलग डेट्स में प्रविष्टि होती है, बल्कि हम क्या करते हैं, एक ही लेन देन के एक ही ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट्स में दिखाया जाता है, दो पहलुओं में दिखाई प्रविष्टि की जाती है उसकी। तो कई का आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो बुक कीपिंग यूज किया जा रहा है या जो अकाउंटिंग यूज किया जा रहा है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि दोनों चीजें सेम ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले बुक कीपिंग आती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है, यानी कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होती है उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, ये पहचान की जाती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह का है, उसकी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि फाइनेंशियल है या नहीं है। उसके बाद उससे मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है, जो स्मरण बही कहा जाता है, कि जो है ये याद रखने के लिए कि कौन कौन से हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसके बाद उन बुक से हम क्या बनाते हैं, उस बुक से हम बनाते हैं जर्नल, अपने जर्नल में एंट्रीज करते हैं और जो सब्सिडरी बुक्स होती है उसको बनाते हैं। उसके बाद उससे हम लेजर तैयार करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो किस में आता है, वो बुक कीपिंग में आता है, आपका पुस्तकालन करने में आता है। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग जो होती है वो बेस देती है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, लेखांकन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, यानी कि ट्रायल बैलेंस, और जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बनाते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो बुक कीपिंग है और जो आपकी अकाउंटिंग होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस। लेजर तक बुक कीपिंग रहती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है अक्सर कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो उसे हम बुक कीपिंग में नहीं करते, उसे हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस। इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र में डैश इन द अकाउंटिंग साइकिल डैश जर्नल एंट्रीज गेट पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, ट्रांजैक्शंस are posted before they are journalized. A trial balance is prepared after journal entries get posted. Both A and C are correct. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वहां पर जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं उनको उपयुक्त खाता यानी कि उनको हम जो लेजर बनाते हैं उसमें पोस्ट करते हैं, या फिर पहले हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं, खतौनी करते हैं, उसके बाद उसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, या फिर जो जर्नल पेशियां होती हैं पोस्ट होने के बाद ट्रायल बैलेंस सीधा तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला पॉइंट भी करेक्ट है कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर बनाते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स की, और जो सी पॉइंट दे रखा है कि जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं यानी कि लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का तात्पर्य है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिफर्स टू
Each transaction is recorded twice, once in journal and then in subsidiary book. Each transaction is recorded in two sets of accounts book. The number of accounts with a debit balance must agree with the number of accounts with the credit balance. Equal debit and credit entries are made for each transaction. ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है एक ही तरह की चीजें दे करके। तो वहां पर आपको ध्यान में रखना होता है कि किस चीज से रिलेटेड है, आप क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें 2 बार दर्ज किया जाता है, एक बार जर्नल में फिर एक बार सहायक पुस्तकों में। गलत हो जाएगा। प्रत्येक लेन देन खाता पुस्तकों के 2 सेटों में तैयार किया जाता है, 2 सेट भी नहीं बनते हैं। डेबिट शेष वाले खातों की संख्या क्रेडिट शेष वाले खातों की संख्या से मेल खानी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। प्रत्येक लेन देनों के लिए समान डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। प्रत्येक ट्रांजैक्शन की एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री होती है, समान डेबिट और समान क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या है? जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आपके आते हैं तो वहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और लगता है कि सब करेक्ट है। इसलिए मैंने ज्यादातर कोशिश करी है कि ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे कि कहीं पर कुछ भी आपका छूटे ना हो, सब चीजें तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो ये रिपोर्टिंग प्रणाली या फिर वित्तीय विवरण तैयार करने की या फिर रिकॉर्डिंग प्रणाली। इसके अलावा जो बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट आंसर होगा, कि ये डेबिट और क्रेडिट के निर्धारण की प्रणाली होती है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में ही आपसे यही बात कही गई थी। मेनली डिफिनेशन जो है वहीं पर इसकी ये बात कही जाती है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होते हैं और उसको ही अलग अलग करके दिखाया जाता है। कि जो बताया गया है कि प्रत्येक जो सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं और 2 लेन देनों के 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है। और उसको ही निश्चित नियम जो होते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे दिखाया जाता है, वही डबल एंट्री सिस्टम होता है आपका। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताया है कि क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट होंगे, या फिर तीनों ही सही है, या कोई 2 है, या फिर कोई 1 है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इट हैज 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, प्राप्तकर्ता और दाता। सही है, 2 पार्टीज होती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट की कुल राशि क्रेडिट की कुल राशि के बराबर होगी। ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों की जितना आपका डेबिट आता है उतना ही क्रेडिट भी आता है, दोनों साइड इक्वल रहते हैं। गिवर इज डेबिट एंड रिसीवर इज क्रेडिट। दाता जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है, देने वाला जो होता है उसे डेबिट किया जाता है, और जिसे प्राप्त हो रहा है वो क्रेडिट होता है। यह गलत हो जाएगा आपका कि गिवर को डेबिट नहीं करते, बल्कि हम रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका पॉइंट गलत होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे सही है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ए पॉइंट जो है वहां पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, वही करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन पद्धति प्रदान करती है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। जो बुक कीपिंग होती है वो आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को देती है, और जो अकाउंटिंग होती है उससे हमें सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर आपको अच्छे से डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सही क्या है। डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग को समझने के बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं कि जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जर्नल की जो बात होती है, जिसे हिंदी में रोजनामचा बोला जाता है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, जर्नल को हिंदी में हम रोजनामचा बोलते हैं। जर्नली जर्नल वर्ड ही यूज होता है, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसको हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, क्वेश्चन आपका रोजनामचा लिख करके आ रहा है तो उसका मीन्स भी जर्नल ही होगा।
जर्नल होता क्या है? A journal records all the routine transactions of a business in a chronological order. जो जर्नल होता है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ही। ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं बिजनेस रिलेटेड, जो आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड रखता है क्रोनोलॉजिकल वे में। आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जर्नल में जो एंट्रीज की जाती हैं वो किस तरह से की जाती हैं, किस ऑर्डर में की जाती हैं। अल्फाबेटिकल दे रखा होगा, न्यूमेरिकल दे रखा होगा, क्रोनोलॉजिकल दे रखा होगा, तो आपको किस वे में की जाती है? क्रोनोलॉजिकल वे में की जाती है। कालानुक्रमित यानी कि जैसे जैसे होता जाता है प्रोसेस ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप डेट वाइज उसकी एंट्री भी करते चले जाते हैं, वो हो जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो आपका जर्नल होता है उसमें जो भी आपने लेन देन किए होते हैं उन सब की एंट्री की जाती है, प्रविष्ट की जाती है, क्रमबद्ध रूप में की जाती है, डेट वाइज तिथिवार की जाती है, और किस रूल पे की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें एक आपका क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर हम बात करें कि जर्नल वर्ड आपका कहाँ से आया, तो जर्नल वर्ड जो है वो फ्रेंच भाषा के डोर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है डायरी या दिल। इसीलिए जो जर्नल होता है उसको ये भी कहा जाता है कि बिजनेस की एक डायरी की तरह होता है। व्यवसाय की डायरी भी बोला जाता है जर्नल को, डे बुक भी बोला जाता है जर्नल को, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो जो जर्नल शब्द है आपका अगर फ्रेंच भाषा के आया है जो शब्द से, तो कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने ये माना था कि ये लैटिन भाषा के डॉर्नेस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन। यानी जर्नल एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम प्रतिदिन का डेली का लेखा रखते हैं, डेली के रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो आपका जर्नल कहलाता है। और उस जर्नल में, उस रोजनामचा में जो लेन देनों को लिखते हैं हम, उसकी जो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? जर्नलाइजिंग कहलाती है, यानी कि रोजनामचा करण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा जर्नल क्या होता है। आपकी एक बिजनेस की एक बुक की तरह है, जिसमें हम स्टार्टिंग से जो आपकी प्रारंभिक बुक होती है, ओरिजिनल बुक होती है, जिसमें आप सारे जितने भी लेन देन करते हैं उसके लेखे को रखते हैं, उसका रिकॉर्ड्स को रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में रखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं। इसमें सभी लेन देन जो होते हैं सबकी एंट्रीज की जाती है, और उसके बाद इसी से आगे हम अपना लेजर तैयार करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल क्या होता है। अब आते हैं कि जर्नल के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ जर्नल। तो इसके कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इसमें कार्य यही हो जाता है टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखना एक क्रोनोलॉजिकल वे में, एक कालानुक्रमिक वे में, यानी कि एक तिथिवार डेट वाइज जैसे जैसे होंगे, जैसे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। आप लोगों ने बनाया होगा जर्नल तो आपको याद होगा कि डेट वाइज हम लिखे रखते हैं सारे। दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी ढूंढना है, हमको याद है कि इस डेट पे हमने उस ट्रांजेक्शन को किया था, तो हम डायरेक्ट वही के मंथ का वही डेट को खोल करके आसानी से चेक कर सकते हैं, तो हमें ट्रांजेक्शन ढूंढने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि इसका जो फॉर्मेट बनता है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी, फॉर्मेट से रिलेटेड भी एक बार देख लेंगे। फॉर्मेट जो बनता है उसमें आपकी डेट भी पड़ी होती है, तो बहुत आसान होता है ढूंढना। जो हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं उसकी क्या एंट्री थी, कितने अमाउंट का था, उसको। फिर आ जाता है आपका to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system of bookkeeping। ये जो बुककीपिंग होती है, जो पुस्तपालन होता है, उसमें जो हम डबल एंट्री सिस्टम का, दोहरा लेखा प्रणाली का, उसका वीडियो मैंने सेपरेट आपकी प्रीवियस बनाई ही थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। उन बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस एक साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, तो देख लीजिए, काफी अच्छे वहां से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो उनका रिकॉर्ड रखना डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग अलग अलग, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए होते हैं उससे अकाउंट से रिलेटेड ही हम लेजर अपना तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम तैयार कर रहे हैं, राम है कोई व्यक्ति, उसका अकाउंट तैयार कर रहे हैं, लेजर जब बना रहे हैं, लेजर एक आपकी बुक होती है, खाता बही बुक होती है, जिसमें हम बहुत से अकाउंट्स खोलते हैं। क्या होगी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम उसके बारे में समझेंगे, लेजर के बारे में। जो लेजर होता है एक बुक होती है, उसमें बहुत से अकाउंट्स रखे जाते हैं अलग अलग तरह के। जो आपका जैसे मैंने भी बताया कि कोई राम व्यक्ति है, राम जो है उसने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं तो राम का एक अकाउंट खोला जाता है। उसने जितना उसने लिया है या उसको दिया गया है, या उसने अगर उधार बिक्री की है, किस तरह के किया, तो सारी चीजों की डिटेल हमारी राम से रिलेटेड उसमें रहती है उसके अकाउंट में। तो वो बहुत आसान हो जाता है जब हम जर्नल बना लेते हैं, तो जर्नल से अगर हम उसका अकाउंट तैयार करेंगे, लेजर बनाएंगे राम का, तो बहुत हमारे लिए ईजी होता है। तो ये हो गया हमारा कि क्या फंक्शंस होते हैं जर्नल के, क्या उसके कार्य होते हैं।
अब आता है डेबिट और क्रेडिट के नियम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जर्नल। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, समझ लिया था अच्छे से कि कोई व्यक्ति होगा, किसी पर्सन का होगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा, किसी हम बात कर रहे हैं एसेट की तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगी, अगर हमने कोई एक्सपेंस किए हैं या इनकम है तो वो कौन सा अकाउंट है, हमने डिटेल में उसे समझ लिया था। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, कैसे हम जर्नल एंट्रीज को करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपके हो सकता है डायरेक्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता दे कि कोई मोहन व्यक्ति है, उसने इतना ट्रांजेक्शन किया है कंपनी से तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि अग्नि के कारण माल नष्ट हो गया है, लॉस बाय फायर, गुड्स है लॉस बाय फायर एंड कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये वाला। तो यहाँ पर उसको अगर हम समझ लेंगे कि एंट्रीज का रूल्स क्या होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या होते हैं रूल्स डेबिट और क्रेडिट के। अगर पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, जो पर्सनल अकाउंट है, जब रूल्स की बात होगी तो एक आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सा चार्ट है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इसको बनाया है जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। सारे रूल्स को आपस में कंपेयर भी करना हो तो आसानी से हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो पाने वाले का नाम कहते हैं, यानी कि जो आपका जिस व्यक्ति को मिल रहा है, जो रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो गिवर होगा, देने वाला होगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो जो एसेट या जो संपत्ति आ रही है वो संपत्ति आपकी डेबिट हो जाती है और जो भी संपत्ति जो एसेट आपकी जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नाम मात्र का खाता जो होगा, नॉमिनल अकाउंट जो होंगे, तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके होंगे या लॉसेस होंगे सब डेबिट हो जाएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितनी भी इनकम्स होंगी या प्रॉफिट होगा सब आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सिंपल से आपके रूल्स हो जाते हैं। अब क्योंकि कॉमर्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आपके फॉर्मेट्स चलते हैं। बैलेंस शीट का अपना फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स का अपना फॉर्मेट होता है, जो हम जर्नल तैयार करते हैं उसका अपना फॉर्मेट होता है। तो सारी चीजों में एक फॉर्मेट चलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम जो भी हमें एंट्री करनी है या फिर हमें पोस्टिंग करनी है या फिर हमें अकाउंट्स बैलेंस शीट बनानी है वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जर्नल के फॉर्मेट के बाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका डेट का कॉलम आता है, फिर पार्टिकुलर्स का आता है जिसमें कि आप जो भी जिससे रिलेटेड एंट्री कर रहे होंगे उस अकाउंट का नाम रहता है। दोनों ही अकाउंट जो डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा उनके नाम रहते हैं और साथ ही हम एक नरेशन भी लिखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि क्या किया गया है उससे रिलेटेड। फिर आता है आपका लेजर फोलियो। जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम लेजर फोलियो को कॉलम बनाते हैं और जब हम लेजर बनाते हैं तो जर्नल फोलियो को कॉलम बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक की एंट्री दूसरे में की जाती है तो वहां पर हमारे ढूंढना आसान हो जाए। फिर आता है आपका डेबिट का और क्रेडिट का। तो इतने कॉलम्स मेनली बनते हैं जो जर्नल होता है उसमें। तो आप जैसे कि डेट में देख रहे होंगे कि ईयर दिखाया जाता है, मंथ दिखाया जाता है, डेट। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी होती है जिससे कि आसानी से हम जो एंट्रीज करें उनमें मिलान भी कर सकें, मैच भी कर सकें कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। क्योंकि जब आपकी ऑडिटिंग की जाती है तो वहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आसानी से ट्रांजेक्शन को ढूंढा जा सकता है। तो इतने कॉलम आपके रहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा जर्नल के बारे में। जब हम जर्नल की बात कर रहे होते हैं तो जर्नल में एंट्रीज के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हमें क्लियर हो। वहां पर आपका डिस्काउंट आता है, जो आपके दो टाइप्स के रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी जब हमें प्राइस में ऑफ मिल रहा होता है तो वो आपका डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है व्यापारिक छूट जिसे बोला जाता है। तो जो डिस्काउंट होता है उसमें जो परचेज कर रहा है, जो आपका बाई कर रहा है, वहां पर जो मूल्य होता है, जो हमारा प्राइस होता है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज में, एक निश्चित प्रतिशत में क्या दी जाती है, कमी कर दी जाती है, छूट दी जाती है, जैसे 10%, 5%, 6%। तो वो आपकी क्या कहलाता है, डिस्काउंट होती है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसमें क्या रहता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा तो जो हम एंट्रीज करते हैं जनरल की तो वहां पर नहीं दिखाते, बस प्राइस में से हम कम कर देते हैं, मूल्य में से जो इनवाइस का प्राइस हमारा होता है निकल के बीजक मूल्य आता है उसमें से हम हटा देते हैं। और यहाँ पे एक चीज का पॉइंट का ध्यान रखिएगा स्पेशली कि जब रिटर्न इन्वॉल्व होगा यानी कि माल की वापसी आती है वहां पर भी क्या होता है, हम इसको जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हटा ही देते हैं, उसको लेस किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा कि माल वापसी के समय भी इस व्यापारिक छूट को, इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट की बात करें, दो पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका जो सूची मूल्य होता है उस पर दिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि जब माल वापसी आता है, रिटर्न इन्वॉल्व होता है तो वहां पर भी इस व्यापारिक छूट को घटाया जाता है।
और इसका लेखा जो होगा वो जो हम जर्नल बनाते हैं उसमें नहीं किया जाता, जर्नल में इसको नहीं दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो जो आपके परचेज कर रहे हैं कस्टमर्स हैं, एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको भुगतान कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो ये छूट कैश डिस्काउंट जो होता है उनको दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो जल्दी भुगतान करते हैं या एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपका पेमेंट कर देते हैं, उनको ही दिया जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं वहां पर इसको लिखा करते हैं, इसको हम अलग से दिखाते हैं। और साथ ही कैसे निकाला जाता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा प्राइस बचता है उस पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे इसमें डिस्काउंट से रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेन देन सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है? ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक आर अकाउंट? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसे सबसे पहले आप किस बुक में या फिर किस अकाउंट में दिखाते हैं? तो हम जो सबसे पहले दिखाते हैं किसी भी लेन देन को तो वो आपकी मूल प्रविष्टि की पुस्तक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पर अगर आपका जर्नल दे रखा होता डायरेक्ट तो वही आंसर होता, लेकिन अगर कह रहा मूल प्रविष्टि की पुस्तक तो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कौन कहलाती है? वो हो जाती है आपकी जर्नल होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल को डैश भी कहा जाता है। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड ए डैश, बिजनेस डायरी, हिस्ट्री बुक, लेजर बुक एंड एंट्री बुक। मैंने बताया ही था कि जर्नल जो होता है उसे व्यवसाय की डायरी या फिर बिजनेस डायरी भी कहा जाता है, डे बुक भी कहा जाता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। डे बुक भी बोलते हैं, व्यवसाय की डायरी भी बोलते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है? जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन इन विच ऑर्डर? डिक्रीजिंग, क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, इंक्रीजिंग। तो जो जर्नल होता है अभी बताया ही था मैंने किस क्रम में करता है, कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में करता है, डेट वाइज करता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जर्नल प्रविष्टि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अमंग दीज स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री? The debited account titles are listed first. Journal entries show the effects of transactions. Each journal entry should begin with a date. Journal entries provide account balances. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जर्नल प्रविष्टियां हम करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। तो समझते आइए कि स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अकाउंट्स डेबिट किए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो शीर्षक होता है उनका उसको लिखा जाता है। तो करेक्ट है, द डेबिटेड अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उसका टाइटल लिखा जाता है। आप लिखते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट हो जाएगा। जर्नल प्रविष्टियां लेन देन के प्रभाव को दर्शाती हैं, करेक्ट है कि जर्नल एंट्री से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए गए हैं, किस तरह के किए गए हैं। उससे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें इजी रहता है कि निकालना कि इनकम हुआ है, लॉस हुआ है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद अ डेट, करेक्ट है। डी पॉइंट दे रखा है, जर्नल प्रविष्टियां खाता शेष प्रदान करती हैं। जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस, ऐसा नहीं है, कोई अकाउंट बैलेंस नहीं प्रोवाइड करती है। दोनों साइड आपके जर्नल के इक्वल आते हैं। अकाउंट जो बैलेंस आता है वो आपका किस में आता है? जो हम लेजर बनाते हैं, लेजर में जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें बैलेंस निकल के आता है, जैसे कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई बैलेंस नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक आंसर ही होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक द्वारा लौटाया गया माल किस खाते में डेबिट किया जाएगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, कस्टमर्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्राहक होगा, जो कस्टमर है, अगर वो कोई भी गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो उसको कहाँ पर या किस खाते में हम डेबिट करते हैं? उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे? उसे हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी हुए माल का डेबिट किया जाना चाहिए। स्टोलन गुड्स शुड बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, नो एंट्री। कि कोई भी गुड्स जब चोरी हो जाते हैं या आपका अग्नि से माल नष्ट हो जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अग्नि से माल नष्ट हो जाएगा या फिर जो है चोरी में चला जाएगा, तो वहां पर लॉस बाय फायर अकाउंट जो होता है या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है और क्रेडिट हमारा क्या होता है?
टू परचेज अकाउंट। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रेल यात्रा में आप किसी चीज से मंगवा रहे थे माल, उसमें बीच में रास्ते में कोई क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो वहां पर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट जो होता है उसको डेबिट किया जाता है और क्रेडिट में आपका टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट पूछे क्रेडिट पूछे ध्यान में रखिएगा, एंट्री क्या होगी यहाँ पर आपकी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द बिजनेस टेक्स 100 कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹200 फॉर हिज फैमिली। द प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज। व्यवसाय का स्वामी अपने परिवार के लिए 100 रुपए नगद और 200 रुपए का माल लेता है। इस लेन देन के लिए उचित जर्नल प्रविष्टि है। तो जब भी जो ओनर होता है वो कुछ भी व्यवसाय से निकालेगा, कैश निकालेगा या फिर जो गुड्स निकालता है, तो दोनों ही दिशा में वो क्या कहलाती है चीज, वो ड्राइंग कहलाती है, उसे आहरण बोला जाता है। तो यहाँ पर 100 रुपए के वो कैश निकाल रहा है और 200 के गुड्स को निकाल रहा है, तो वहां पर एंट्री क्या की जाएगी, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है। जब भी ड्राइंग्स होती हैं किसी भी तरह की ओनर्स के द्वारा, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट में चला जाएगा और जो भी चीज निकाली जाएगी चाहे वो कैश होगा या फिर जो गुड्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, जो कैश निकाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो परचेजर्स अकाउंट होता है, क्रय खाता यहाँ पर जो होगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ध्यान से समझा करिए, जो ऑप्शंस होते हैं बहुत एक जैसे होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार छूट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेड डिस्काउंट। जनरल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा डिस्काउंट आता है, तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी आता है और कैश डिस्काउंट भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आइए बस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है कह रहा है कि ये सबसे अच्छा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बताएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट। करेक्ट है, कैश डिस्काउंट से अलग होता है। इट इज ए रिडक्शन इन लिस्ट और रिटेल प्राइस, ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा अच्छा समझा रहा है, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है उसके बारे में। तो कैश डिस्काउंट से अलग होता है, करेक्ट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है पहले दिया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट दिया जाता है और ये सूची मूल्य या फिर जो आपका रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है, ये भी करेक्ट है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 5% जितना भी दिया जा रहा होता है वो आपके लिस्ट प्राइस जो होता है या फिर जो रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है और उससे बुक्स में नहीं दिखाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करके दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली छूट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सेलर्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट्स इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पेमेंट डिस्काउंट, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शीघ्र भुगतान को यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर दें या फिर कैश में ही लें, उधार ना लें, इसलिए तो उनको मोटिवेट करने के लिए, ऐसा करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट, यानी कि नगद छूट जो दी जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सबको नहीं दी जाती है, ये केवल उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है जो आपका जल्दी भुगतान करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं या तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक सर्टेन टाइमिंग में वो पेमेंट कर देते हैं, उनको ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री स्मिथ अपने व्यवसाय में 10,000 रुपए नगद निवेश करते हैं, जमा किया जाने वाला खाता है। मिस्टर स्मिथ इन्वेस्ट ₹10,000 कैश इन हिज बिजनेस, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज। तो आपको पता होगा जो डेबिट होता है उसको नाम बोलते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको हिंदी में जमा कहा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मिस्टर स्मिथ थे उनका अपना जो बिजनेस था उसमें उन्होंने 10,000 रुपए क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा अकाउंट जो होगा ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट किया जाएगा, कैश, प्रॉफिट, इनकम या फिर कैपिटल। तो जो बिजनेस का ओनर होता है कुछ भी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो वो उसमें आपका जो क्रेडिट होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्रेडिट के बारे में पूछा था। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय शुरू करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है। विच अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
कैश, बैंक, एसेट, कैपिटल। तो जब बिजनेस की शुरुआत की जा रही, कुछ सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस में पूछा था मैंने। बस ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे कि अगर दोनों क्वेश्चन इस तरह से कोई भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर भी आपका क्रेडिट जो होगा वो कैपिटल ही होगी कि व्यवसाय शुरू कर रहा है, बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, कुछ कैश लगाएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो वहां पर कैपिटल अकाउंट ही क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक संयुक्त रूप प्रविष्टि की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ कंपाउंड जर्नल एंट्री में बी पास्ड। जो एंट्री करते हैं हम तो आपकी मेनली दो तरह से होती हैं, एक हो जाती है सिंपल एंट्री और दूसरी हो जाती है आपकी कंपाउंड एंट्री। जो सिंपल एंट्री होती है वहां पर सिर्फ दो अकाउंट ही आपके क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं या उनका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो डबल एंट्री होती है उसमें क्या रहता है, लेकिन जो कंपाउंड एंट्री होती है, जो संयुक्त प्रविष्टि होती है, उसमें क्या रहता है कि दो से अधिक आपके अकाउंट जो होते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो किस टाइप से कर सकते हैं? वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other accounts may be credited. One particular account may be credited while several other accounts may be debited. Several accounts may be debited and several other accounts may also be credited. All of the above. तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपाउंड एंट्री होती है तो इन तीनों ही तरह से की जा सकती है। एक विशेष खाता डेबिट होगा, कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और आपके बाकी के और अदर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कई बाकी के अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। करेक्ट है, आपके कई अकाउंट्स एक साथ डेबिट हो जाएंगे और बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही तरीके से की जा सकती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन डी ये भी हो सकता था, एनी ऑफ द अबव, तो वो भी करेक्ट होता, इनमें से कोई भी ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ये सभी तरह से की जा सकती है तो ये भी करेक्ट होगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल को डैश भी जाना जाता है। अ जर्नल इज आल्सो नोन बाई सेल्स डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, परचेज डे बुक, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जर्नल को और किस नाम से जाना जाता है। तो जर्नल जो होता है उसको इम्पोर्टेंट जो होगा, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दो पार्ट में रहता है, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आप लोगों को। तो बुक कीपिंग जो होती है उसमें पहले जो बनाया जाता है वो जर्नल होता है। तो जो जर्नल होगा उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, मूल प्रविष्टि की पुस्तक। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन का प्रथम चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हो जाती है जर्नल, हिंदी में जिसे हम रोजनामचा कहते हैं। तो जर्नल भी लिखा हो सकता है, रोजनामचा भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे पहलू पर आधारित लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली कहलाती है। The system of recording of transactions based on dual aspect is called single entry, double account system, cash system। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन हम लोग कंफ्यूज कहाँ पर हो जाएंगे, बी और सी ऑप्शन में, कि दोहरी प्रविष्टि होता है या फिर दोहरी खाता प्रणाली होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। थोड़ी सी चीज होती है ना, कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हाल होता है, वही वाला हाल होता है कि यहाँ पर आपको सिंपल सा है, दोनों ही चीजें दे रखी हैं लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि क्या सही आंसर होगा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में कि लेजर क्या होता है, कैसे उसमें पोस्टिंग की जाती है, साथ ही उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।